अच्छा, एफ टेस्ट जो है वो हमने कर लिया था। आज हम जो है वो करेंगे टी टेस्ट। ठीक है, टी टेस्ट में जो है वो क्लास आपने अंडरस्टैंड करना है कि जैसे पहले आपने एफ टेस्ट में मीन को कंपेयर किया था ना, यहाँ पे भी आपने कंपेयर वैसे ही करना है। उसी तरह आपके पास जो है वो दो डाटा सेट होंगे, उनको आपने कंपेयर करना है, उनके मीन को कंपेयर करना है। और फाइनली आपने ये प्रूव करना है कि आपके जो दोनों सेट्स हैं वो एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं या नहीं है। ठीक है, जैसे एफ टेस्ट में प्रूव किया था। बस ये है कि यहाँ पे आपके पास फार्मूला डिफरेंट है और प्रूव करने का जो आपके पास मेथड है वो डिफरेंट है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं टी टेस्ट को। ठीक है, अच्छा इसमें आपने क्या करना होता है कि दो चीज़ें आपने देखनी होती है। आपके पास वन सैंपल टी टेस्ट हो सकता है और टू सैंपल टी टेस्ट हो सकता है। वन सैंपल टी टेस्ट में क्या होगा, आपके पास एक ही डाटा सेट होगा, और टू सैंपल टी टेस्ट में आपके पास दो डाटा सेट्स होंगे। ठीक है, तो पहले हम आ जाते हैं वन सैंपल टी टेस्ट में। ठीक है, ये उसका फार्मूला है। ठीक है, प्लस माइनस टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अंडर रूट एन एस टी। अच्छा, इसमें कुछ वेरिएबल्स आप अब मुझे खुद बता सकते हैं कि क्या चीज़ है, क्योंकि पहले आप कर चुके हैं। एक्स बार क्या है? मीन 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 है। म्यू क्या है? कॉन्फिडेंस लिमिट। टू सम एक्सटेंट आप इसको कह सकते हैं, आगे मैं आपको बताती हूँ ये क्या चीज़ है। एन क्या है? मैम ये तो टोटल नंबर है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, और एस डी स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, इसको हम फार्मूले की एक्सप्लेनेशन को देखें तो यहाँ पे प्लस माइनस टी को हम कहते हैं टी स्कोर। जो भी आपका स्कोर आएगा, जैसे एफ का कोई स्कोर आता था आपके पास, इसी तरह डी का एक स्कोर आएगा आपके पास। एक्स बार क्या होगा? मीन वैल्यू ऑफ डाटा होगी। म्यू जो होगा वो आपके पास ट्रू वैल्यू होगी। यहाँ पे आपको ट्रू वैल्यू दी हुई होगी जिसके साथ आपने अपने ऑब्जर्व डाटा को कंपेयर करना होगा। एन क्या होगा? आपकी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होंगी जितनी भी आपने रीडिंग्स ली हैं, और एस टी जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होगी। अच्छा, एक अंडरस्टैंड हम इसको करेंगे विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। ठीक है, एग्जांपल आप देखें। ठीक है, कि हमारे पास मैग्नीशियम है। ठीक है, कोई हमारे पास ऐसा सैंपल था जिसके अंदर मैग्नीशियम मौजूद थी। सपोज आप सॉइल के अंदर मैग्नीशियम की क्वांटिटी को चेक करना चाहते हैं। आपने सॉइल का 1 ग्राम का सैंपल लिया। ठीक है, और उसके अंदर इतने मिलीग्राम जो है वो आपने, यानी कोई मशीन यूज की, 1 ग्राम का आपने सॉइल सैंपल लिया, कोई मशीन ली, मशीन से आपके पास जो है वो ये रीडिंग्स आई हैं मैग्नीशियम की उस सॉइल सैंपल के अंदर। एक दफा आपने रीडिंग ली तो 1 ग्राम सॉइल के अंदर 62 मिलीग्राम मैग्नीशियम थी। दूसरी दफा आपने रीडिंग ली तो 92 मिलीग्राम मैग्नीशियम थी। फिर 75 आई, फिर 68 आई, 83 आई एंड 95 आई। अब आपने चेक करनी है ट्रू वैल्यू के साथ इसकी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, यहाँ पे एक वर्ड आपका यूज हो रहा है एस आर एम। अच्छा, एस आर एम को हम कहते हैं स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल। ठीक है, आपके जितने भी सैंपल होते हैं ना, उसकी ट्रू वैल्यूज जो होती हैं वो कुछ पर्टिकुलर किस्म के प्रोटोकॉल्स होते हैं जिनके अंदर मौजूद होती हैं। ठीक है, वो जो ट्रू वैल्यूज होती हैं उनको बहुत केयरफुली और बहुत एक्यूरेटली नोट किया जाता है, और आप अपनी ऑब्जर्व रीडिंग्स को हमेशा उसके साथ कंपेयर करते हैं। तो वो जो ट्रू रीडिंग्स होती हैं, ठीक है, उनको हम कहते हैं ये स्टैंडर्ड रेफरेंस मटेरियल्स हैं जिनके साथ आपने अपनी ऑब्जर्व रीडिंग्स को कंपेयर करना है। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि जो आपकी स्टैंडर्ड रीडिंग्स हैं वो आपको ये बता रही हैं कि इसका आंसर 70 होना चाहिए, लेकिन आपके पास जो रीडिंग्स आई हैं, क्या इनमें से कोई आंसर 70 है? नो मैम। हाँ जी, एसआरएम आपको बताता है कि आंसर क्या होना चाहिए, ट्रू वैल्यू क्या है, लेकिन आपकी ट्रू वैल्यू जो है इनमें से कोई भी नहीं है। अब आपने चेक करना है कि अगर ये ट्रू नहीं है, इनमें से कोई भी वैल्यू ट्रू नहीं है, तो कितने परसेंट आप इसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। 90% ये आपकी ट्रू वैल्यूज के क्लोज है, या 95% क्लोज है, या 100% क्लोज है। अब आपने चेक करना है कि आपने जो रीडिंग्स ली हैं वो स्टैंडर्ड रीडिंग्स के कितने क्लोज हैं। ठीक है, अब अप टू 90% कॉन्फिडेंस लेवल आप इसको चेक कर सकते हैं। वैसे आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना वो 1 to 100 होता है। ठीक है, लेकिन हम मोस्टली 90% 95% जो है उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको 90% पे चेक कर लेते हैं कि 90% क्या इनकी 90% जो है वो अपने ट्रू वैल्यूज़ के साथ जो है वो क्लोजनेस है या नहीं है। उसके लिए हम अप्लाई करेंगे टी टेस्ट। अब ये आपका डाटा सेट है। सबसे पहले तो आपने इसका मीन ले लेना है। मीन आ गया आपके पास। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, इसकी स्टैंडर्ड डेविएशन लेनी है। ये मैंने एक्सेल शीट पे लिया 13.166 और इसका आंसर मैंने ऐड कर दिया है। अच्छा, उसके बाद आप ये देखें कि ये आपके पास जो है उसका फार्मूला है। ठीक है,
आपके पास जो है वो मीन की वैल्यू भी है, वो आपने पुट कर दी, ट्रू वैल्यू भी थी 70, वो भी पुट कर दी, नंबर ऑफ रीडिंग्स आपके पास जो है वो 6 थी, वो भी आपने एंटर कर दी, स्टैंडर्ड डेविएशन भी एंटर कर दी, आंसर आपका आ गया 1.70। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में जैसे पीछे एफ टेस्ट में आपने अपने आंसर को एक टेबुलेटेड या एफ टेबल की वैल्यू से जो है वो कंपेयर किया था, यहाँ पे भी आपने क्या करना है, एफ टेबल जो आपका टी टेबल होगा उसके अंदर आपने अपने आंसर को टी स्कोर को कंपेयर करना है। कंपेयर करेंगे टेबल के साथ जब आप अपनी वैल्यू को, तो यहाँ पे आपका जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपको पता है कि 1 डिग्री लेस होती है टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। तो अगर आपके पास 6 रीडिंग्स हैं, ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास होगी 6 - 1, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 5। 5 के साथ अगर आप 90 या 95% पे जाएं तो आपका आंसर है 2.57। ठीक है, अब 2.57 अगर आप आंसर जो है वो फर्दर देखते हैं तो ये आपके पास ये जो आंसर आया है आपका 1.70 वो 2.57 से कम है। ठीक है, तो आंसर जो है वो आपकी का एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्लास एक्सेप्ट करना चाहिए आंसर? यस मैम। जिसने एफ टेस्ट किया है उसको पता है कि अगर आपका आंसर टेबुलेटेड वैल्यू से कम हो तो वो आंसर एक्सेप्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो अप टू 90 to 95% जो है वो ठीक है, ट्रू वैल्यूज के क्लोज है। समझ आ गई? जी मैम। ठीक है, आपने देखना है कि अगर आप असल में लैब में आप जितनी भी केयरफुल हैंडलिंग करें ना, कभी भी आपके पास जो है वो स्टैंडर्ड आंसर नहीं आ सकता, 100% एक्यूरेट आंसर नहीं आ सकता। क्या होता है कि अगर आप बहुत केयरफुली हैंडल करें, कभी मशीन के अंदर कोई फॉल्ट आ जाता है, कभी एटमॉस्फेयर के अंदर अचानक कोई चेंज आ जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है, प्रेशर फ्लक्चुएट कर जाता है, तो आप जितना भी केयरफुली काम करें आपके पास 100% रीडिंग आने का चांस नहीं है। तो क्या होता है कि आप कोशिश करते हैं कि आपकी 90 to 99% जो है वो एक्यूरेट वैल्यूज आ जाए। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका डाटा बता रहा है कि आपका आंसर जो है वो अप टू 95% जो है वो ट्रू वैल्यूज के क्लोज है। ठीक है, तो अब आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो इसको एक्सेल शीट पे भी मैं आपको करना सिखाऊंगी, ठीक है, लेकिन इससे पहले आप 2 सैंपल टी टेस्ट जो है उसको देख लें। अच्छा, 2 सैंपल टी टेस्ट में आपने क्या करना है, कंपैरिजन ऑफ मीन ऑफ 2 डाटा सेट्स करना है। पहले आपने एक ही मीन दिया था, अब आपने आपके 2 डाटा सेट्स हैं, दोनों का मीन आपने लेना है। अच्छा, यहाँ पे आपके पास फार्मूला डिफरेंट है, 2 सैंपल टी टेस्ट के लिए आपके पास जो फार्मूला है वो डिफरेंट है। कैसे करेंगे आप? ठीक है, प्लस माइनस टी, ठीक है, x1 बार माइनस x2 बार ओवर SP अंडर रूट n1 इंटू n2 डिवाइडेड बाई n1 प्लस n2। अब जो फार्मूला है उसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप चेक करें तो ये प्लस टी है, टी स्कोर, ठीक है, x1 है मीन ऑफ सैंपल 1। अच्छा, सैंपल 1 आपने उसको कंसीडर करना है जिसमें नंबर ऑफ रीडिंग ज्यादा हो, ये बात आपने याद रखनी, याद रहेगी। अगर एक डाटा सेट में 5 रीडिंग्स हैं, एक में 6 है, तो जिसमें 6 है उसको आपने सैंपल 1 कंसीडर करना है। यस मैम। ठीक है, उसके बाद है मीन ऑफ सैंपल 2 है, x2 n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ सैंपल 1 है, n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ सैंपल 2 है, और SP पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, ये आपके लिए एक नई चीज है, पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, इसके लिए हम क्या करते हैं, assumptions लेते हैं पूल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए या फार्मूला के लिए। अच्छा, पहली assumption हमारी ये होती है कि हमारा जो मीन है ना, दोनों डाटा सेट्स का मीन ऑफ फर्स्ट डाटा सेट इक्वल है मीन ऑफ सेकंड डाटा सेट, इसको कहते हैं नल हाइपोथेसिस। अगर आप दोनों डाटा सेट के मीन को इक्वल कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम कहते हैं नल हाइपोथेसिस, इसको H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा आपके पास एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस होता है कि इन दोनों का मीन इक्वल नहीं है। ठीक है, अब आपने इन दोनों में से एक को एक्सेप्ट करना है और एक को रिजेक्ट करना है। अब पहले हम देख लेते हैं कि पूल स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, क्योंकि इसके बगैर आप फर्दर कोई जो अपना आंसर है वो नहीं निकाल सकते। अच्छा, पूल स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ x2 माइनस x2 बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 माइनस k। अब इसकी एक्सप्लेनेशन अगर आप चेक करते हैं तो SP यहाँ पे पूल स्टैंडर्ड डेविएशन है, x1 बार जो है वो मीन ऑफ सैंपल 1 है और x2 बार मीन ऑफ सैंपल 2 है, n1 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन सैंपल 1, n2 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ऑफ सैंपल 2, और k जो है वो नंबर ऑफ सैंपल्स हैं कि आपने एक डाटा सेट लिया है, 2 लिए हैं या 3 लिए हैं। अब ये आपके पास एक
एग्जांपल है, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ कि आयरन जो है वो आपने एक ऑर्गेनो कार्बन केज एक कंपाउंड होता है, उसके अंदर आपने आयरन की कंसंट्रेशन को चेक किया, ठीक है। टेस्ट मेथड जो आपका था, जो आपने खुद किया, ठीक है, जो आप खुद करते हैं वो टेस्ट मेथड होता है। आपने जो किया उससे आपके पास ये रीडिंग्स आई हैं कि आपके सैंपल के अंदर 20.10% कार्बन आई है एक दफ़ा, दूसरी दफ़ा रीडिंग में 20.50 आई, तीसरी दफ़ा 18.65, फिर 19.25, ठीक है, 19.40, 19.99। अब आपका जो रेफरेंस मेथड है, जो आपका स्टैंडर्ड मेथड है, वो आपको क्या बता रहा है, आपका एसआरएम आपको बता रहा है कि आपकी रीडिंग 18.89% आनी चाहिए, 19.20 आनी चाहिए, 19.00 आनी चाहिए, 19.70 आनी चाहिए, 19.40 आनी चाहिए। अब ये आपकी ट्रू वैल्यूज हैं। जो रेफरेंस मेथड होता है या एसआरएम होता है वो आपको ट्रू वैल्यूज बता रहा होता है, और ये वो हैं जो आपने खुद ऑब्जर्व की हैं, खुद आपकी एक्सपेरिमेंट में रीडिंग्स आई हैं। पहले तो मुझे बताएं इन दोनों में से आपने सैंपल 1 किसको कंसीडर करना है? टेस्ट मेथड को। टेस्ट मेथड को, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ रीडिंग्स ज्यादा है। अब आपने क्या करना है कि आपका क्वेश्चन क्या है कि क्या इन दोनों के अंदर, इन दोनों रीडिंग्स में कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है? इतना डिफरेंस है कि आप हम ये कह सकें कि जो आपका मेथड है वो बिल्कुल ही गलत है, या आपका मेथड जो है वो बिल्कुल ही ठीक है एज कम्पेयर टू ट्रू वैल्यूज। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, टी टेस्ट अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका सोल्यूशन हम जो है वो चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये आपका टेस्ट मेथड है, उसकी रीडिंग्स थी, ये आपका रेफरेंस मेथड है, ये उसकी रीडिंग्स थी। आपने क्या किया, दोनों का मीन ले लिया, क्योंकि x1 बार और x2 बार आपको फार्मूले के अंदर चाहिए था, ठीक है। अब आपका फार्मूला क्या है, ये है, ठीक है, प्लस माइनस टी, 2 सैंपल टी टेस्ट का, ठीक है। अब इसमें x1 बार x2 बार तो आपके पास है, नंबर ऑफ रीडिंग्स ऑफ डाटा सेट 1 भी है, नंबर ऑफ रीडिंग्स ऑफ डाटा सेट 2 भी है। अब अगर आपके पास नहीं है तो वो पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन है, पहले आपको पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट करनी पड़ेगी, जिसका ये फार्मूला है। अब इसका मतलब ये है कि आपकी जितनी भी रीडिंग्स हैं आपने उनको मीन से माइनस भी करना है और उसका स्क्वायर भी लेना है। हम क्या करते हैं कि इस पार्ट को जो है वो पहले चेक कर लेते हैं, जिसमें आपने मीन में से माइनस करना है, उसका स्क्वायर लेना है, उसकी समेशन लेनी है, ठीक है। तो ये आपका मीन था दोनों डाटा सेट्स का। यहाँ पे आपने क्या किया है कि आपकी जितनी भी इंडिविजुअल रीडिंग्स थी ये 20.10 थी, तो आपके पास एक्स, ये मैंने पहले सिर्फ टेस्ट मेथड लिया है, ठीक है। टेस्ट मेथड में आपका जो मीन था उसको x1 बार का है, मैंने टेस्ट मेथड में मेरे पास 20.10 था, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, उसका जो मीन है उसको इन सब रीडिंग्स में से 1 बाय 1 माइनस किया। 20.10 में से मैंने मीन को माइनस किया, 20.50 में से मैंने मीन को माइनस किया, 18.65 में से मैंने मीन को माइनस किया। ये देखिए मैंने सारी वैल्यूज में से मीन को माइनस कर दिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि इन सब के जो आंसर आए हैं उनका स्क्वायर ले लिया, ठीक है। स्क्वायर लेने के बाद जो इन स्क्वायर्स का सम था वो कैलकुलेट कर लिया। समझ आई? Yes, यस ma'am. मैम। ये पूल स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए आपको ये वाली कैलकुलेशन चाहिए थी, इसलिए मैंने इसको किया पहले डाटा सेट 1 के लिए, सैंपल 1 के लिए। अब मैं इसको करूंगी रेफरेंस मेथड के लिए, तो मेरे पास जो ओवरऑल रीडिंग्स आएंगी वो ये होंगी, ठीक है। सबके मीन को मैंने उसकी इंडिविजुअल रीडिंग्स के अंदर से माइनस किया और फिर आंसर का स्क्वायर लिया और उसका सम लिया। पहले मैंने ये टेस्ट सैंपल के लिए लिया, फिर मैंने ये रेफरेंस सैंपल के लिए लिया। ये क्लियर है? जी यस मैम. मैम। अच्छा, उसके बाद N1 जो है वो मेरे पास 6 है, जो आपका फर्स्ट सैंपल था सैंपल 1, उसके अंदर नंबर ऑफ रीडिंग 6 थी, और जो N2 है वो मेरे पास 5 है, उसके अंदर नंबर ऑफ रीडिंग्स 5 थे। अब पूल्ड स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला आपके पास ये था, ठीक है। अब मुझे एक चाहिए इसमें समेशन ऑफ x1 माइनस x1 बार स्क्वायर, है आपके पास? जी मैम. ठीक है, और x2 माइनस x2 बार स्क्वायर की समेशन वो भी है आपके पास। N1 जो है वो आपके पास नंबर ऑफ रीडिंग्स इन फर्स्ट सैंपल एंड नंबर ऑफ रीडिंग्स इन सेकंड सैंपल। K जो है वो आपने देखना है कि आपने कितने डाटा सेट्स लिए हैं, तो आपने 2 डाटा सेट लिए हैं, एक आपने टेस्ट मेथड लिया और एक रेफरेंस मेथड लिया, तो K की वैल्यू यहाँ पे 2 है, ठीक है। ये सारी रीडिंग्स आपके पास हैं 2.26 प्लस 0.42, ये इधर से और इधर से मैंने ली। 6 प्लस 5 आपके पास नंबर ऑफ रीडिंग्स थी दोनों डाटा सेट्स के अंदर, माइनस 2 जो आपका जो है वो क्या था, नंबर ऑफ सेट्स थे 2। अब आपने जब इनको प्लस माइनस किया, अंडर रूट लिया, आपके पास आंसर आ गया 0.546। तो SP की वैल्यू आ गई आपके पास। जी मैम. अब इसको यूटिलाइज कर सकते हैं मेन फार्मूला के अंदर। यहाँ पे Yes, ma'am. यहाँ पे मैं इसको पुट करती हूँ,
फिर ऊपर इसी फार्मूला के अकॉर्डिंग मुझे फर्स्ट डाटा सेट का मीन और सेकंड डाटा सेट का मीन चाहिए था, वो भी आपका टेबल में मौजूद है। यहाँ से मैंने इन दोनों का मीन लिया, एसपी पे डिवाइड किया 6 × 5, ठीक है, 6 + 5, ठीक है, फार्मूले के अंदर आंसर आया है मेरे पास 1.23। अब ये जो 1.23 है ठीक है, इसको मैंने क्या करना है, कंपेयर करना है आपके टेबल में, टी टेबल में जो वैल्यूज दी हुई हैं उसके साथ, लेकिन उसके लिए पहले मेरे पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होनी चाहिए। अच्छा, अब 2 डाटा सेट्स में आपने जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम लेनी है ना, उसका मेथड थोड़ा सा डिफरेंट है। टी टेस्ट में 2 डाटा सेट्स के लिए जो आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम लेनी है, क्योंकि एक सेट तो होता तो हम सिंपली उसमें से 1 माइनस करते हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाती है। अब हमारे पास 2 सेट्स हैं, ठीक है, अब इन दोनों के लिए आपने डिग्री ऑफ फ्रीडम का एक सिंगल डिजिट जो है वो कैलकुलेट करना है। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम का आपके पास फार्मूला है, ठीक है, टेबल के अंदर वैल्यू को मैच करने के लिए जो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए उसका फार्मूला है आपके पास N1 + N2। सॉरी क्लास, इसको जो है वो आपने चेंज कर लेना है, ये N1 + N2 है। अच्छा, N1 + N2 है, ठीक है, और जो है -k है, ठीक है, तो N1 आपके पास 6 था, ये आपके पास 5 था, ठीक है, और ये -2 था, आंसर आपके पास आ गया 9। अब इसका मतलब है कि जब आपने टेबल में जाना है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपने 9 फॉलो करनी है। अब हम क्या करते हैं, आपका जो आंसर है 1.23, इसको 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ जो है वो आप मैच करते हैं, ठीक है। ये आपका टेबल है, इसमें 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ वैल्यू आ रही है 2.262, ठीक है, और 2.262 जो है वो ग्रेटर है 1.23 से। आंसर एक्सेप्ट करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? यस मैम, करना चाहिए। करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपने जो मेथड अडॉप्ट किया है वो ट्रू रीडिंग्स के क्लोज है अप टू 95%। इसका मतलब है कि आपकी वैल्यूज जो है एक्सेप्ट होनी चाहिए। तो शुरू में वो जो आपने 2 हाइपोथेसिस बनाए थे कि एक नल हाइपोथेसिस है और एक अल्टरनेट हाइपोथेसिस, उसमें से नल हाइपोथेसिस जो है वो आपका रिजेक्ट हो गया, दोनों का मीन इक्वल नहीं हो सकता, ठीक है। अगर आपके पास ये आंसर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि मीन इक्वल नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है कि आपने जो रीडिंग्स ली हैं उनका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो अच्छा है, आपने अप टू योर लेवल बेस्ट जो है वो क्लोज टू ट्रू वैल्यूज जो है वो रीडिंग्स ली हैं। समझ आ गई? यस मैम। अब इसको हम जो है वो करते हैं एक्सेल शीट पे। शेयर एक्सेल शीट नजर आ रही है आप लोगों को? जी मैम। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे आपका 1 सैंपल टी टेस्ट आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। फार्मूला आपके पास अवेलेबल है। फार्मूला क्या था? मीन चाहिए था आपको फार्मूले में, ट्रू वैल्यू चाहिए थी, ठीक है, उसके अलावा आपको स्टैंडर्ड डेविएशन। यहाँ पे मैं फार्मूला जो है वो आपका बल्कि लिख देती हूँ। ये मैं वैल्यूज आपकी नोट कर रही हूँ यहाँ पे। ये फार्मूला आपके सामने आ गया। अच्छा, यहाँ पे फार्मूला लिखने का आपके पास एक और तरीका भी है, पता है कैसे लिख सकते हैं फार्मूला? एक तो ये है, एक आप यहाँ पे इंसर्ट बॉक्स कर देना, ये टेक्स्ट बॉक्स, इसके अंदर भी आप फार्मूला लिख सकते हैं। अच्छा, अब आपने क्या किया कि आपने फार्मूले के अकॉर्डिंग आप देख लें कि आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है। आपने इक्वल, ठीक है, सबसे पहले मीन वाला बॉक्स ले लें, ठीक है, मीन वाला आपके पास ये बॉक्स है। माइनस ट्रू वैल्यू आपको पता है कि 70 थी, ठीक है, वो आपने बाय हैंड लिख दी, ठीक है। आपके पास आंसर आ जाएगा
ये ठीक है, ये आ गया। ये अब आपके पास आंसर आया है एक्स बार माइनस ट्रू वैल्यू का। अब नंबर 2 पे आपको चाहिए है इसका अंडर रूट, स्क्वायर रूट, एन का स्क्वायर रूट ले लें। अच्छा, एन का स्क्वायर रूट आपने कैसे लेना है क्लास, यहाँ पे इक्वल एस क्यू, ये देखें एस क्यू आर टी आपको नजर आ रहा होगा, ये आपने करना है। ठीक है, और इसके अंदर आपने क्या करना है, लिख देना है वो वैल्यू जिसका आपने स्क्वायर लेना है। तो आपके पास नंबर ऑफ रीडिंग 6 थी, यहाँ पे 6 लिख दें, ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये आपके पास जो है वो अंडर रूट एन की वैल्यू आ गई। अंडर रूट एन को आपने क्या करना था कि आपने एस डी से डिवाइड करना था। ये है आपका अंडर रूट एन। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एन पावर 1/2। ठीक है, या फिर आप क्या करें, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स कर लें। इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स में ये होगा कि आप 1 बाय 1 अपनी रीडिंग्स को नोट कर सकते हैं। इंसर्ट इक्वेशन, न्यू इक्वेशन, इधर से ये चीज आपने लेनी है, एक्स बार माइनस, ठीक है, पहले यहाँ पे आपने एक्स लिख लेना है, माइनस म्यू, आपने सिंबल में से म्यू लेना है। ठीक है, उसका आंसर आपके पास ही आ गया था 9.16। ये आपकी एक रीडिंग आई। ये इसलिए ताकि आपको जो है वो लिखने में जो है वो मुश्किल ना हो, आपको भूल ना जाए कि आपने कौन सी वैल्यू कैलकुलेट कर ली और कौन सी नहीं की। अच्छा, उसके बाद आप अंडर रूट एन लिख सकते हैं। उसके लिए आपने क्या करना है, इंसर्ट इक्वेशन, ठीक है, और ये आपको अंडर रूट नजर आ रहा होगा, अंडर रूट एन। ठीक है, ये आपके पास किसके इक्वल है, 2.44 के इक्वल। अब आपने करना क्या है, एस डी से इस अंडर रूट एन को डिवाइड करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक बॉक्स लेते हैं जिसमें आपको आंसर चाहिए इक्वल। ठीक है, इधर से आपने क्या करना है, आपके पास एक्स माइनस म्यू का आंसर है। ठीक है, वो वाला भी आप कर सकते हैं, और इसको भी वैसे अगर आप सेपरेटली कर लें मेरा ख्याल है तो आपको आसानी होगी। इंसर्ट इक्वेशन, पहले इसको ले लें, नहीं इसको ही ठीक है, ऊपर जाएं, अंडर रूट एन, नीचे आए, एस डी। मैम ये इसको, जो एस डी है ये स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, हाँ जी, तो वो एस डॉट डी भी इसे लिख सकते हैं। एस डॉट डी भी लिख सकते हैं, कैपिटल एस और डी भी इसकी रिप्रेजेंटेशन है। ओके मैम। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये एन और डी जो आपके पास है ना, इसकी वैल्यू को यहीं पे डिवाइड कर लें। ये आपके पास जो है वो एन की वैल्यू है, डिवाइडेड बाय एस डी की वैल्यू ये है। बॉक्स सेलेक्ट करना है आपने सिर्फ, इन दोनों की डिवीजन का जो आंसर था वो भी आ गया। अब एक्स माइनस यू का आंसर भी आपके पास है और इन दोनों की डिवीजन का आंसर भी है। अब आप क्या करें कि एक्स माइनस यू का आंसर पहले लिखें, स्टार ये वाला जो आपका आंसर आया है वो लिखें, एंटर। आपके पास आंसर आ गया 1.70। ये वही आंसर है जो वहां पे पहले आप कैलकुलेट कर चुके हैं। क्लियर? फिर ये जो आपकी एडिशनल वैल्यूज हैं, बेशक आप इनको जो है वो रेज कर दें, क्योंकि ये आपने अपना रफ वर्क किया था। ठीक है, आप और अगर आपकी ऐसी करने से वैल्यूज जो है वो चली जाती हैं क्लास में, आपको इसका भी सोल्यूशन बता देती हूँ। एक दफा उसी बॉक्स क्वेश्चन में जब आप फार्मूले की बेस पे आंसर निकालते हैं ना, तो जब आप रीडिंग्स जो है वो डिलीट करते हैं, तो साथ में आपकी मेन रीडिंग्स भी, जो आपका आंसर होता है वो भी डिलीट हो जाता है। एक दफा इसको कॉपी करें, इसी के ऊपर दोबारा पेस्ट कर दें, पेस्ट स्पेशल में जाएं और वैल्यूज करके इसको पेस्ट कर दें। ठीक है, अब जब आप इसको रेज करेंगे तो वो रेज नहीं होगा। ये देखें, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया है किसका, प्लस माइनस टी का। ठीक है, टी स्कोर आ गया है आपका।
ठीक है, जिसको आपने कंपेयर किया था वहां पे अपनी किस चीज के साथ कंपेयर किया था? टी टेबल के साथ। ठीक है, कंपेयर कर लेंगे। क्लास यहाँ पे आपने क्या करना है, एक चीज आपने नोट कर लेनी है। मैं आप लोगों के लिए इंस्ट्रक्शंस जो है वो यहाँ पे लिख रही हूँ। ठीक है, कि आपने पहले इन दोनों को माइनस करना है। ठीक है, एक बॉक्स में आपने पहले करना है, सब्सट्रैक्ट करें किस किस को, एक्स बार एंड म्यू को। पहले आपने पहले स्टेप में इनको माइनस करना है, अदरवाइज आपका आंसर ठीक नहीं आएगा। पहले इन दोनों को माइनस करें। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि नंबर 2 पे आपने n का अंडर रूट लेना है। ठीक है, ये वाला जो n आपने लिया था इसका अंडर रूट ले लें। ठीक है, उसके बाद आपने ये वाली वैल्यू लेनी है।